प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया, जो कार्यक्रम का 108वां संस्करण और 2023 का आखिरी संस्करण भी था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 108 नंबर के महत्व को समझाया। उन्होंने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि लोगों ने उन्हें लिखित पत्रों में 2023 की अपनी यादें साझा की। उन्होंने कहा कि देश ने इस साल कई प्रशंसाएं देखी और नागरिकों से आने वाले वर्ष में भी उत्साह जारी रखने को कहा। प्रधानमंत्री ने RRR से नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्परर्स को दिए गए ऑस्कर पुरस्कारों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि एथलीटों ने 2023 में भी देश का नाम रोशन किया था और देश 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जनवरी में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम के लिए बनाए गए भजन की भी सराहना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई के सेवरी और रायगढ़ जिले के न्यावा शेवा क्षेत्र के बीच 21.8 किलोमीटर लंबा पुल यात्रा को मौजूदा 2 घंटे से घटाकर लगभग 15 से 20 मिनट कर देगा। शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन करेंगे। ये पुल इससे जुड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास लाएगा। अधिकारियों के अनुसार मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुख्य मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जो राज्य के 2 सबसे बड़े शहरों को जोड़ता है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 6 लेन वाला समुद्री लिंक है, जिसका 16.50 किलोमीटर हिस्सा समुद्र पर और 5.50 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि कश्मीरी अलगाववादी पार्टी तहरीक हुर्रियत को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। ये निर्णय जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन की स्थापना के उद्देश्य से प्रतिबंधित गतिविधियों में संगठन की भागीदारी के परिणाम स्वरूप आया है। शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को यूपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। तहरीक हुर्रियत लंबे समय से भारत विरोधी प्रचार फैलाने और जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने में अपनी कथित भूमिका के लिए जांच के दायरे में है। संगठन पर अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा गया है। शाह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और देश को एक रणनीतिक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए घरेलू रक्षा औद्योगिक परिस्थितिकी तंत्र का एक मजबूत आधार विकसित कर रही है। असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि 2014 से पहले भारत सबसे अधिक रक्षा उपकरण आयात करने वाला देश था, लेकिन अब यह देश दुनिया के शीर्ष 23 रक्षा निर्यातकों में से एक है। उन्होंने कहा, हमारे पास 1 लाख से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हम नव प्रवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रक्षा मंत्री के मुताबिक 2016 से 2017 में भारत का रक्षा निर्यात 1521 करोड़ रुपए था, जो पिछले 9 वर्षों में 10 गुना से अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा, 2022 से 2023 में रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपए था और हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन अब 1,80,000 करोड़ रुपए है। हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में मिली असफलताओं के बाद कांग्रेस 18वीं लोकसभा चुनाव के वर्ष 2024 में करो या तोड़ो की तैयारी कर रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 बार पीएमओ में लौटने के जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने की उम्मीद है। नए साल को कई लोग कांग्रेस के लिए अपनी 138 साल की यात्रा में सबसे कठिन अवधियों में से एक के रूप में भी देख रहे हैं।
1984 में कांग्रेस द्वारा रिकॉर्ड 414 लोकसभा सीटें जीतकर अपने चुनावी शिखर को छूने के 40 साल भी पूरे हो जाएंगे। संसद के निचले सदन में अब केवल 48 सीटों के साथ पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में लगातार गिरावट का अनुभव किया है। कांग्रेस अब केवल 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में अपने दम पर सत्ता में है, जबकि हिमाचल प्रदेश एकमात्र उत्तर भारतीय राज्य है जहां अब पार्टी का शासन है। वहां केवल 4 लोकसभा सीटें हैं। हालांकि दक्षिणी राज्यों में पार्टी मजबूत होती दिख रही है। कर्नाटक के मंत्री दशरथैया सुधाकर की इस टिप्पणी पर नाराजगी के बीच कि भाजपा राम मंदिर उद्घाटन का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है, जैसे कि उन्होंने 2019 में पुलवामा हमले का इस्तेमाल किया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को स्पष्ट किया कि वो अयोध्या मंदिर के खिलाफ नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा, हम अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे के खिलाफ नहीं है, हम मंदिर निर्माण के भी खिलाफ नहीं है, हम राम मंदिर के पक्ष में हैं। उनकी टिप्पणी तब आई जब सुधाकर ने उद्घाटन को एक स्टंट करार दिया और कहा कि लोगों को दोबारा मूर्ख नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए धन और ईंटें दान करने का भी दावा किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सीपीआईएम पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात और शिवसेना के यूबीटी गुट के संजय राउत सहित कई विपक्षी नेताओं ने भाजपा पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह पर चल रही राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो लोग निमंत्रण के बावजूद भव्य कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, ये उनका दुर्भाग्य है। रविवार को यूपी के वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई। भक्त 2023 की अंतिम आरती के लिए एकत्र हुए और आने वाले आनंदमय और समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया। इससे सुदूर ग्रामीण इलाकों में बैठे मरीजों की जांच की अच्छी सुविधा मिलेगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अच्छे डॉक्टरों से परामर्श भी मिलेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी दूरी होगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक की आशा करते हुए उन्होंने 500 साल के इंतजार के अंत का उल्लेख किया। आदित्यनाथ ने भगवान राम के आगमन से पहले अयोध्या को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने रविवार को एएनआई से बात करते हुए कहा कि PSLV C58 मिशन ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर प्रकाश डालेगा और ब्रह्मांड के वैज्ञानिक ज्ञान को भी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, जहां तक इसरो के कार्यक्रम का सवाल है, 2024 के लिए नए साल का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दिन PSLV C58 का 60वां प्रक्षेपण होगा। हमारे अधिकांश मिशन न केवल पृथ्वी की कक्षा में बल्कि मंगल और चंद्रमा पर भी सफलता पूर्वक पूरे हो चुके हैं। ये रॉकेट वैश्विक परिदृश्य में सबसे विश्वसनीय और लागत प्रभावी है। ये प्रक्षेपण इस तथ्य के संबंध में महत्वपूर्ण है कि इसमें आकाशगंगाओं, ब्लैक होल, मरते सितारों आदि से जुड़ी मूलभूत घटनाओं को देखने के लिए अवलोकन प्रणाली होगी। इस तरह ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर प्रकाश डालेगा और ब्रह्मांड के वैज्ञानिक ज्ञान को भी जोड़ेगा। The New Year Day for 2004 is going to be a significant one as far as ISRO's program is concerned. The 60th launch of the workhorse, the PSLV, will take place on this day. When we look back in history, it started its journey in '93, and since then, most of the missions have been successfully completed, not only around the Earth orbit, but it has gone to the Mars as well as Moon as well. This rocket system has evolved as one of the most reliable and cost-effective one in the global scenario. Its proven track record shows that success rate of better than 95%, and it is better than the global standard as far as the launch systems are concerned. This launch is significant
scientific mission in which it is going to have observation system for looking at the fundamental phenomena associated with the galaxies, the black holes. जैसे ही नए साल का उत्साह बढ़ा, बड़ी संख्या में लोग नए साल का स्वागत करने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर एकत्र हुए। जैसे ही घड़ी में 12 बजे का समय हुआ, वो खुशी और जश्न के माहौल में प्रतिष्ठित घंटाघर में संगीत पर थिरकने लगे। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO अतर आमिर खान ने एक्स को संबोधित करते हुए इस अवसर को कुछ ऐसा बताया जो शहर ने पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले नए साल की पूर्व संध्या पर लोगों ने श्रीनगर के लाल चौक पर नाचते गाते देखा गया, क्योंकि उन्होंने वर्ष 2024 का स्वागत किया था। आगंतुकों में से एक ने कहा कि वो क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था से बहुत प्रसन्न थे। लोगों को प्रतिष्ठित घंटाघर पर वंदे मातरम का नारा लगाते हुए भी देखा गया। कश्मीर ने हमारा दिल जीत लिया है, सच्ची में हम बहुत खुश हो यहाँ पर आके। यहाँ की सिक्योरिटी देख के हम बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। नहीं, कभी नहीं सोचा था, पर हमारे ग्रुप ने कहा ये कश्मीर चलो एक बार, जिंदगी भर याद रखोगे आप उस चीज को। वो हुआ। We really loved it. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। मैसेज देना चाह रहा हूँ कि पूरे इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए घूमने एक बार साल में, कम से कम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड है यहाँ पे। एंड यहाँ लाल चौक पे मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आया हूँ। काफी अच्छा सेलिब्रेशन है, काफी अच्छा डेकोरेट भी किया है। इट इज ऑसम। मैं तो सबको ये कहना चाहता हूँ कि दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में यहाँ कश्मीर में आए और ठंड का मौसम एंजॉय करे, गुलमर्ग जाए, पहलगाम जाए और अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 131 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि JN1 वेरिएंट से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 10 बनी हुई है। महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिया है कि 80,23,576 कोविड-19 मरीज सफलतापूर्वक ठीक हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की रिकवरी दर 98.17% हो गई है। महाराष्ट्र में मामले की मृत्यु दर 1.81% है, जिसमें 8,76,33,748 प्रयोगशाला नमूनों में से 81,72,836 सकारात्मक मामले सामने आए हैं, जो 9.33% है। एक अलग अपडेट में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राजधानी में पिछले 24 घंटों में 10 नए कोविड मामलों की सूचना दी, जिसमें नए संस्करण का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्री भारद्वाज ने एक पैटर्न का उल्लेख किया, जहां दक्षिण भारत में कोरोना मामलों में वृद्धि के बाद उत्तर भारत में मामलों में वृद्धि हुई है।